हेलो एंड वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हमारा आज का टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा इसके बारे में, सभी को पता है ये किस चीज़ के लिए आना जाता है। चेक बाउंस के केसेस के लिए आना जाता है, क्योंकि सेक्शन 138 किसी को कुछ भी ना पता हो, लेकिन ये पता होगा कि सेक्शन 138 क्या है इसका। ठीक है, चेक बाउंस में डिसऑनर ऑफ चेक के लिए जो यूज किया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट है किस चीज़ के लिए, जो कि IBPS एसओ का एग्जाम आता है उसमें इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग जो एग्जाम्स आते हैं उसमें इम्पोर्टेंट है। बाकी जुडिशरी में इतना ज्यादा इसका कोई स्कोप है नहीं, तो इसको तो आप हटा ही दो, लेकिन AIB वगैरह में भी इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये लेके आए हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए सारे के सारे एक्ट्स के, चाहे आप IBPS एसओ की तैयारी कर रहे हो या जुडिशरी की, तो आपको पूरा का पूरा लॉ का बंडल मिल जाएगा, जिसमें आपको MCQs मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हर पेपर के लिए। और आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएंगे नोट्स, मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड की डेफिनेशंस देखेंगे, प्रॉमिसरी नोट देखेंगे क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है, पार्टीज टू NI क्या होती हैं, नेगोशिएबल एंड नेगोशिएशन एंड इंडोर्समेंट क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंड प्रेजेंटमेंट क्या होता है, डिसऑनर एंड नोटिंग प्रोटेक्ट क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, चेक डिसऑनर क्या होता है, अलाइड प्रोविजंस और इम्पोर्टेंट केस लॉज, क्विक रिवीजन टेबल। और लास्ट में हम देखेंगे अपना MCQs, जो कि 25 MCQs होंगे, जिससे हमारा पूरा पूरा एक्ट जो है वो रिवाइज हो जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आई होप आप लोग तैयार होंगे और बैठे होंगे अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इसका सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं क्या है। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो एक कॉमर्शियल लॉ है, जो इंडिया में प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स को गवर्न करता है। ये आया कब था, ये आया था हमारा 1881 में। ठीक है, जो ब्रिटिश जो लोग थे इंग्लैंड के, अंग्रेज, उन्होंने इसको लागू किया था। इसका फुल नेम क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, और इसको NI एक्ट कहते हैं शॉर्ट में। और इसको अनेक्ट किया गया था 9 दिसंबर 1881 में। फोर्स में आया 1 मार्च 1882 में। टोटल सेक्शन इसके 147 हैं प्लस 17 चैप्टर्स हैं। बेस्ड ऑन है, ये इंग्लिश लॉ पर बेस्ड है, कस्टम्स एंड यूसेज पर। मेजर अमेंडमेंट इसके बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एनआई एक्ट के लॉज में है, जिसमें सेक्शन 138 इंटरेस्ट इंसर्टेड किया गया था। 2002 में भी इसको अमेंड किया गया था, 2018 में भी रेगुलेट करता है। ये क्या क्या चीजें वो देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये हमारी एकदम समरी हो गई। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव इसका कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है, मान लो कि आपने किसी से जमीन बेची। ठीक है, मान लो कि आप A हो और ये B है, आपकी ये लैंड है। बी ने ये लैंड खरीदी 5 लाख रुपए में। बी ने आपको ना 2 लाख कैश दे दिया, 3 लाख रुपए का चेक दे दिया। अब हुआ क्या, आप बैंक को है, बैंक में गए, बैंक में गए, बैंक ने बोला भैया इस जो अकाउंट में है पैसे ही नहीं है। ठीक है, जिसने भी आपको चेक दिया उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो ये चेक जो है डिसऑनर हो गया, बैंक वाला उस पर लिख कर दे देगा। अब आप तो फंस गए भाई। आप अगर बी से कहेंगे भैया यार पैसे नहीं है आपके अकाउंट में, पैसे करा दो, वो कहेंगे नहीं मेरे को पैसे नहीं है, उसने फांस दिया आपको, आपकी जमीन भी चली गई, सब कुछ हो गया। तो अब आप करेंगे क्या। तो इस चीज से बचने के लिए और पैसा अपना रिकवर करने के लिए एक एक्ट लाया गया जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। उसमें एक सेक्शन जोड़ा गया 138, जो सारी चीजें इसी में गवर्न है। एक सेक्शन और 142, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मोस्टली जो है 138 होता है, क्योंकि डिसऑनर ऑफ चेक में ही अधिकतर केसेस चलते हैं, इसीलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इसका, कि जो व्यक्ति है जिसका जो पेमेंट अटका हुआ है उसको निपटाना। ठीक है, और व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, तो इसका कहना क्या है। नेगोशिएबिलिटी का मतलब होता है फ्री ट्रांसफरेबिलिटी बाय डिलीवरी और इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। ट्रांसफर से ट्रांसफरी को बेटर टाइटल मिल सकता है देन ट्रांसफरर। ठीक है, NI पेएबल टू बियरर बाय डिलीवरी, पेएबल टू ऑर्डर बाय एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो। फ्री ट्रांसफरेबिलिटी होती क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आसानी से ट्रांसफर हो सकता है एक हाथ से दूसरे हाथ। जैसे कि मैं हूँ, मैंने अपना चेक इशू किया,
और चेक बी को दे दिया, बी ने सी को दे दिया, तो ये आराम से ट्रांसफर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। गिफ्ट की तरह नहीं है कि जो है कि फ्री में दे दिया जाता है, नहीं, उसके बदले कंसिडरेशन मिलती है। क्या मिलता है? मान लो आपने किसी से बी से जमीन वगैरह खरीदी या फिर सी से खरीदी हो, तो सी तो क्या ये ने बी को दिया, क्योंकि बी है उसका एजेंट है, बी ने सी को दे दिया क्योंकि सी ने ही तो जमीन बेची थी, इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। बेटर टाइटल क्या है? एचआईडीसी को बेटर टाइटल मिलता है जो होल्डिंग इन ड्यू कोर्स होता है, मतलब जिसके हाथ में चेक है वही मालिक है उसका और कोई नहीं है, इसका ये अर्थ होता है। प्रिजम्पशन क्या है? सेक्शन 118, कंसिडरेशन होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, इंडोर्समेंट सब प्रिज्यूम्ड वैलिड है। ठीक है। रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब एनआई जो ऑलवेज रिटर्न होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, और जो है ये वैसे नहीं होनी चाहिए, बरबरी। एक चीज और बता दूं, एनआई का मतलब ये नहीं कि चेक ही है, चेक नहीं है एनआई का मतलब। एनआई का मतलब है बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, एनआई का मतलब चेक हो गया, और एनआई का मतलब हो गया प्रॉमिसरी नोट हो गया। ये सब एनआई एक्ट में आते हैं और एनआई का मतलब यही तीनों होते हैं। अनकंडीशनल क्या? पेमेंट अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, डेफिनेट अमाउंट होने चाहिए। मान लो कि 5 लाख का मैटर तो 5 लाख रुपए होनी चाहिए चेक पर लिखी हुई या फिर प्रॉमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज पर लिखे हुए। नेक्स्ट चीज हमारी टॉपिक क्या है? जो टॉपिक है हमारे डेफिनेशन है, की डेफिनेशन क्या क्या है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताई दी आपको, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक, ये तीनों चीजें जो होती हैं एनआई में आती हैं। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? कंडीशनल रिटर्न प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम साइंड बाय मेकर, मतलब कि कंडीशनल जो रिटर्न जो प्रॉमिस होता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए करता है उसे ही प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? कंडीशनल अनकंडीशनल रिटर्न ऑर्डर टू पे, वो प्रॉमिस करता है प्रॉमिसरी नोट में, और बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर करता है टू पे, किसी थर्ड पर्सन से ऑर्डर करता है टू पे सर्टेन सम टू स्पेसिफाइड पर्सन। अब इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कैसा होगा। मान लो कि बिल ऑफ एक्सचेंज है और हमारा क्या प्रॉमिसरी नोट, ए है और बी है, ठीक है। ए ने बोला, ए ने कुछ भी इससे लिया, तो ए ने बोला कि आई प्रॉमिस दैट, मैं ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए इस दिन को दूंगा, मान लो 10 तारीख को दूंगा। अब वो कैसे दे? उसने लिख कर दे दिया। अब जो बी है वो हो सकता है कि उसका जो ए का पैसा हो वो अकाउंट में पड़ा हो, तो ए ने क्या किया हुआ, सिग्नेचर वगैरह कर दिए होंगे, अपनी साइन वगैरह कर दिए होंगे और बी को दे दिया। बी बैंक गया, बैंक से पैसे उसको मिल जाएंगे। अब हो सकता है कि बैंक में मिले या कैसे भी मिले, वो उसका वो अलग तरीका है। दूसरा, और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ए होता है, बी होता है और सी होता है। अब क्या हुआ कि ए ने ऑर्डर किया बी को कि 5 लाख रुपए तुम सी को दे देना, ठीक है। तो ये हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। ए ने ऑर्डर किया है बी को, बी कौन हो गया? मान लो कि बैंक हो गया बी। ए ने बी को ऑर्डर किया कि बी सी को 5 लाख रुपए दे देना, मैं ये लिख कर दे दे रहा हूँ, और जो है रिटर्न है, ठीक है, साइंड है। तो जब सी आएगा ना बैंक में, तो सी को वो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे क्योंकि ए ने पहले ही कह रखा था। थर्ड चीज हमारा चेक। चेक होता है रिटर्न, एक कागज होता है बैंक के द्वारा इशू किया हुआ, उसमें ए क्या करेगा, उसमें ए साइन करेगा, ए साइन करेगा, ये चेक हो गया मान लो, इसमें ए साइन करेगा, पेमेंट भर देगा, भर भी सकता नहीं भरेगा, नाम तो लिख ही देगा बी का, ठीक है, और ये सारी चीजें हो जाएंगी, और ये चेक जो है बी को पकड़ा देगा। बी जाएगा बैंक में, जो है बैंक हमारी बैंक, बैंक में जाएगा और बोलेगा कि ये चेक देखो, और ये जो है चेक के पीछे अपना मोबाइल नंबर लिख देगा और अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख देगा कि क्यों चाहिए उसे, ये पैसे क्यों मिल रहे हैं, ये चीजें लिख देगा, बैंक को दे देगा, और बैंक जो है उसके अकाउंट में हो सकता है कि तुरंत ट्रांसफर कर दे या कैश दे दे, जो भी जैसा भी प्रोसीजर रहे, या फिर जैसा भी मांगे, या फिर हो सकता है कि बैंक में आए। वो चीज डिसाइड होती है कि चेक का प्रकार है कैसा, क्रॉस चेक है या फिर कैसा चेक है, वो सारी चीजें अलग अलग डिसाइड करेंगे, अभी देखेंगे नीचे कैसा कैसा है। तो वो चीज है, बस आप इतना समझ लो कि चेक होता क्या है। तो तीनों में आई होप के डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इतना भी टफ नहीं था लेकिन था तो टफ ही। होल्डर क्या होता है? जिसके हाथ में चेक है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वही है कि होल्डर, जिसके हाथ में जो भी जो पोजेशन है, पोजेशन में है, जिसके चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चेक हो या फिर प्रॉमिसरी नोट हो, तो वो होल्डर वाला होता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स,
जो एनआई गुड फेथ में फॉर वैल्यू बिफोर मैच्योरिटी परचेज करे विदाउट नोटिस ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। और पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है, पेमेंट एट मैच्योरिटी गुड फेथ में बिना नेग्लिजेंस के होल्डर को पेमेंट मिलता है तो होता है। मेकर क्या होता है, जो प्रोमिसरी नोट लिखता है या फिर साइन करता है वो मेकर कहलाता है, प्रोमिसर कहलाता है। ड्रॉअर का होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक ड्रॉ करता है, ऑर्डर करता है पेमेंट के लिए, वो क्या होता है, ड्रॉवर होता है। मतलब मेकअप होता है प्रोमिसरी नोट में जो बनाने वाला था वो, ड्रॉवर वो होता है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक ड्रॉ करता है। मतलब भाई पार्टी वही है, यही हमारा सब में मेकर होगा, ड्रॉवर होगा, क्योंकि ये ने ही सारी चीजें दी हैं तो वही होगा। चाहे वो ड्रॉवर कहलाए, ड्रॉवर कहलाएगा बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज में और चेक में, और मेकर कहलाएगा वो केस में प्रोमिसरी नोट में। ड्रॉई जिसके बिहाफ पर जो ड्रॉ किया है, जिस पर बी ओ ई या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉन हुआ है, जिसे पे करने का ऑर्डर दिया गया है वो, ठीक है। पे क्या होता है, जिसको पेमेंट होगी वो कौन होगा, पे ही होगा। इसमें क्योंकि तीन पार्टीज होती हैं इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में और चेक में, इसलिए थर्ड पर्सन होता है, कौन होगा, वो बैंक होगा, थर्ड पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज में और चेक में, जो कि ड्रॉई कहलाएगा। पे जिसको पेमेंट मिलने वाला है, मतलब कि सी हमारा पेमेंट जिसको मिलने वाला है वो होगा। एक्सेप्टर जो रिसीव करता है वो होता है एक्सेप्टर। इंडोर्सर जो एनआई साइन करके किसी और को ट्रांसफर करता है वो इंडोर्सर कहलाता है। मैच्योरिटी क्या होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिसरी नोट की ड्यू डेट होती है, जिस दिन पेमेंट होगी वो होगी। डे ऑफ ग्रेस 3 दिन की एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड मिलता है अगर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज की या फिर चेक की या फिर प्रॉमिसरी नोट की डेट निकल जाती है तो फिर 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। सॉरी, चेक पर ग्रेस पीरियड नहीं होता है, लेकिन पे प्रॉमिसरी नोट और फिर बिल ऑफ एक्सचेंज पर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम कंफ्यूजन के लिए पूछ लेते हैं वो लोग कि चेक पर ग्रेस पीरियड होता है या नहीं होता है। तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि चेक जो है उस पर ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है, तो सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज और फिर प्रॉमिसरी नोट पर मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, याद रख लेना, इसको काफी मदद मिलेगी आपको इससे। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, सेक्शन 4। प्रॉमिसरी नोट जो है रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक पर्सन दूसरे को सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने का अनकंडीशनल प्रॉमिस करता है, जो मैंने आपको बताया अभी। लेकिन और इसकी जो कंडीशंस होती हैं वो क्या क्या होती है, एसेंशियल्स, ये रिटर्न में होना चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, साइंड बाय मेकर, जिसने दिया है वो साइन करे, सर्टेन सम ऑफ मनी होनी चाहिए, मतलब मनी कितना देना है वो होना चाहिए, पेबल किस व्यक्ति को पेमेंट होना है वो होना चाहिए, स्टाम्प किया होना चाहिए या फिर सील लगी होनी चाहिए, या फिर अगर नॉट पेबल टू बियरर और डिमांड, ठीक है। तो अगर ऑन डिमांड पर पेबल नहीं तो वो भी पता होना चाहिए। पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट कौन कौन होते हैं, मेकर होता है, मतलब प्रॉमिसर होता है जो प्रॉमिसरी नोट लिखता है, प्रॉमिस करता है पे करने का, पे होता है जिसको पेमेंट होगी वो, और होल्डर होता है, पे होल्डर हो सकता है या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, थर्ड पर्सन, जिसके हाथ में जो है प्रॉमिसरी नोट होता है वो। एग्जाम्पल ऑफ प्रॉमिसरी नोट क्या है जी, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे कि किस प्रॉमिसरी नोट ऐसे बनता है, आई रमेश कुमार प्रॉमिस टू पे सुरेश शर्मा और ऑर्डर अ सम ऑफ 50,000 रुपीज आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ दिस, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। व्हाट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट है क्या, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये प्रॉमिसरी नोट नहीं हो, क्योंकि इसमें अनसर्टेन चीजें लिखी हुई हैं, सर्टेन कोई चीज नहीं लिखी है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अनकंडीशनल ऑर्डर देता है किसी एक व्यक्ति को सर्टेन सम ऑफ मनी देने के लिए किसी स्पेसिफिक पर्सन को, जो कि हमने अभी बात की थी कि ए बी और सी को, कि ए ने बी से कहा कि सी को आप ना 10 लाख रुपए दे देना। अब भी बैंकिंग में हो सकता है कोई या कोई और व्यक्ति होता है, तो ये क्या हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। इसेंशियल्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो राइटिंग हमेशा रिटर्न होनी चाहिए, इसमें रिटर्न होना चाहिए, अनकंडीशनल, थ्री पार्टीज होती है, ड्रॉवर होता है, ड्रॉई होता है, पेई होता है, ठीक है। साइंड बाय ड्रॉवर होता है, ड्रॉवर साइन करता है, सर्टेन सम होता है, वही सारी चीजें होती हैं, इतना कुछ डिफरेंस दोनों में होता नहीं है। बस इसमें कुछ चीजें होती हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ड्रॉवर होता है जो वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, ड्रॉ करता है। ड्रॉई जिस पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन है, मतलब जो कि पेमेंट करेगा। एक्सेप्टर वो होता है जो कि एक्सेप्ट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को।
पेज जिसको पेमेंट मिलने वाली है, इंडोर्सर जो बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके ट्रांसफर करता है, बीच में कोई व्यक्ति है वो, और इंडोर्सी कौन होता है जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स्ड या फिर ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, इतना कंफ्यूजिंग है लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, सिर्फ 1, 2 और 3 ये लोग याद रखो, बाकी किसी और को ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं ये लोग। टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या क्या होते हैं? इनलैंड बिल होते हैं, फॉरेन बिल होते हैं जो इंडिया के बाहर होंगे, डिमांड बिल होते हैं, ऑन डिमांड जो होते हैं, टाइम बिल होते हैं, ट्रेड के भी बिल होते हैं और अकोमोडेशन के भी बिल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इसके इनके बीच में जो है डिफरेंस बताते हैं, देख लेना एक बार, कंपैरिजन चार्ट है पूरा, आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। चेक क्या होता है हमारा? सेक्शन 6 एंड रिलेटेड प्रोविजंस क्या होते हैं? डेफिनेशन ऑफ चेक, सेक्शन 6 में चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो एक स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉन होता है और डिमांड पर पेएबल है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी वैलिड है। 2002 के अमेंडमेंट से सेक्शन 6 को एक्सपेंड किया गया। टाइप्स ऑफ चेक क्या होते हैं? ओपन बियरर चेक होता है, पे टू बियरर मतलब कोई भी कैश ले सकता है काउंटर पर जाकर बैंक के। ठीक है, सबसे रिस्की होता है, मान लो कि ए को पेमेंट मिला, ठीक है, जैसे कि ए ने बी को चेक इशू किया, बी के हाथ से जो चेक छीन लिया सी ने, अब सी जाके पेमेंट ले लेगा बैंक से, तो बी तो बेचारे चलेगा फ्री में, बी को तो पेमेंट मिल रहा था लेकिन बी से सी ने छीन लिया है, फिर सी ने चुरा लिया और बैंक से उसने कैश ले लिया, तो ये जो है सबसे रिस्की वाला जो है होता है बिल चेक का टाइप। ऑर्डर क्या चेक होता है? पर्सन जो है नेम्ड पर्सन को पे होगा, मतलब कि पेमेंट जो है जिसका नाम लिखा हुआ उसे ही मिलेगा, सेफर होता है बियरर वाले से। क्रॉस चेक क्या होता है? दो पैरेलल लाइन में होती है, सिर्फ बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा ये और सेफ होता है, क्योंकि ये कैश नहीं मिलता इसमें, सीधे अकाउंट में जाता है। अकाउंट पेज चेक होता है, अकाउंट पेज या फिर नॉट नेगोशिएबल लिखा होगा, ओनली नेम्ड पर्सन को के अकाउंट में जाएगा, ये वाला किसी के भी अकाउंट में जा सकता है, ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के अकाउंट में जाएगा जिसका नाम लिखा हुआ है। स्टील चेक होता है, 3 मंथ से ज्यादा पुराना चेक बैंक पेमेंट से रिफ्यूज करता है, वो स्टील चेक कहलाता है। पोस्ट डेटेड चेक होता है, फ्यूचर डेट लिखी हो तब तक बैंक पे नहीं करता जब तक कि डेट नहीं आ जाती तब। एंटी डेटेड चेक, पुरानी डेट लिखी हो तो स्टिल वैलिड, फिर भी विद इन 3 मंथ तक वैलिड रहता है। मिटिलेटेड चेक मतलब टॉर्न या फिर डैमेज हो, इसमें बैंक क्लैरिफिकेशन मांगता है कि ये कैसे हुआ, क्यों टूटा या क्यों फटा है, या फिर ये डैमेज हुआ कैसे। अब क्रॉसिंग ऑफ चेक्स कई प्रकार की होती है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं भी कुछ ना कुछ इससे सीख ही लूंगा। जनरल क्रॉसिंग हमारी क्या होती है? दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ट्रांसवर्स लाइंस होती हैं, विद और विदाउट बर्ड्स, मतलब कि ऐसी लाइन होंगी दो, और बिना बर्ड के या फिर विदाउट बर्ड्स के होती है, वो डिपेंड करता है, पेमेंट सिर्फ बैंक के थ्रू होगी और काउंटर पे नहीं होगी। ठीक है, स्पेशल क्रॉसिंग में बैंक का नाम के बीच लाइंस में बीच में क्या होता है? स्पेसिफिक बैंक का नाम लिखा होता है, स्टेट बैंक, जैसे SBI लिख दिया उन्होंने, जैसे कि उन्होंने लाइन बनाई है, 2 लाइन बनाई और बीच में उन्होंने SBI लिख दिया, तो ये जो पेमेंट है SBI बैंक में ही जाएगा, ये चीज होती है स्पेशल क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग क्या होती है? नॉट नेगोशिएबल लिखा हो, ट्रांसफर को ट्रांसफर से बेटर टाइटल नहीं मिल सकता। ठीक है, ये क्रॉसिंग चेक को नॉन ट्रांसफरेबल बनाता है, ये भाई इसमें बीच में अगर नॉन नेगोशिएबल लिख दिया तो फिर वो पैसा हो जाएगा चेक। अकाउंट पे क्रॉसिंग क्या होती है? सिर्फ अकाउंट में ही जाएगा और एक ही व्यक्ति की जाएगा, जिसका नाम लिखा हुआ है उसके बीच में उसको जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेगोशिएशन एंड एंडोर्समेंट। नेगोशिएशन क्या होते हैं? जो NI का होल्डर बन जाएगा कोई, तो वो नेगोशिएशन कहते हैं उसको। BRR NI इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, इंडोर्समेंट वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पूछा जाता है वो ही बताऊंगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स छोड़ दो, एक्सेप्टेंस एंड प्रेजेंटमेंट छोड़ दो, डिसऑनर नोटिंग एंड प्रोटेस्ट ये इंपॉर्टेंट है। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, जब ड्रॉई बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करेगा, ड्रॉई के एग्जिस्टेंस का पता नहीं चले या फिर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी होल्डर एग्री नहीं करता, या फिर ड्रॉई इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि कोई माइनर वगैरह अनसाउंड माइंड है, तो फिर क्या होगा? डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस हो जाएगा। डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट मतलब कि मेकर है, एक्सेप्टर है, ड्रॉई है, मैच्योरिटी पर पेमेंट रिफ्यूज कर देता है, पेमेंट का ऑर्डर मिला बट नहीं दिया, मतलब कि
बैंक ए ने बी को, ठीक है, चेक दिया, बी गया बैंक। अब बैंक ने फोन किया कि ए भाई साहब, पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट आई है, चेक मिला है, पेमेंट कर दूं। अब ए ने बोला नहीं मत करना, तो ये जो होगा डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट हो जाएगा। नोटिस ऑफ डिसऑनर, नोटिस ऑफ डिसऑनर देना बहुत जरूरी होता है किसी भी केस में। अगर डिसऑनर हो गया तो नोटिस आपको देना बहुत जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, जो चेक जो इशू करता है उसको। नोटिस की टाइमिंग रीजनेबल टाइम होनी चाहिए, जब आपको पता लगा है तब से कुछ टाइम, जैसे कि 15 दिन या फिर 30 दिन या फिर तुरंत ही कर देनी चाहिए। नोटिस फॉर्म रिटर्न या फिर वर्बल हो सकती है, एनी फॉर्म एक्सेप्टेबल है। किसे नोटिस देना चाहिए? होल्डर या फिर प्रायर पार्टी जो जिसे नोटिस मिला है। वैन नोटिस ऑफ डिसऑनर एक्सक्यूज्ड कब होता है? जब ड्रॉवर इंडोर्सर ने पेमेंट की वेवर दी हो, या फिर ड्रॉवर ने ड्रॉई को फंड्स प्रोवाइड नहीं किए, तब हो गया एक्सक्यूज्ड। ड्रॉई फिक्सिशियस पर्सन है तो हो जाएगा। पार्टी जो नोटिस पाने वाली थी उसे ट्रैक नहीं कर सकता तो हो जाएगा। नोटिंग क्या है? डिसऑनर होने पर नोटरी पब्लिक के पास एनआई ले जाना, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले जाना और वहां पर नोटिंग करा देना। ठीक है, जब भी आपका कोई चेक होता है, डिसऑनर या कुछ भी होता है, तो नोटरी के पास जाओगे, वहां पर जाकर कहोगे कि भैया नोटिंग करानी है, नोटिंग वो कर देगा, सारी चीजें खुद कर देगा, पैसे लेगा जो भी लेगा, और आप इससे सेफ हो जाते हो। ठीक है, नोटरी रिप्रेजेंट करता है और रिफ्यूजल जो है रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, प्रोटेस्ट क्या होता है? छोड़ दो। चेक डिसऑनर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे एग्जाम का, सब यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे भी पूछा जा सकता है। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसके चेक डिसऑनर के? चेक ड्रॉन ऑन बैंक, अक्यूज ने अपने बैंक अकाउंट पर चेक ड्रॉ किया होना चाहिए। फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेट लायबिलिटी, अक्यूज जो है लीगली इन्फोर्सेबल डेट के लिए पेमेंट के लिए होना चाहिए, पेमेंट करता हो, गिफ्ट चेक में कवर्ड नहीं है। चेक प्रेजेंटेड विद इन वैलिडिटी, बिना वैलिडिटी के प्रेजेंट कर दिया चेक, चेक बैंक में 3 मंथ के अंदर प्रेजेंट किया होना चाहिए, अगर नहीं किया तो फिर बेकार है चेक। टैग चेक डिसऑनर्ड, बैंक ने इनसफिशिएंट फंड्स या अकाउंट क्लोज्ड रीजन से रिटर्न किया हो तो इसके अंदर आएगा, इस सेक्शन 138 के अंदर। डिमांड नोटिस गिवन, पेई ने चेक रिटर्न किए 30 दिन के अंदर, रिटर्न डिमांड नोटिस दिया हो। भाई मैंने आपको बोला था 30 दिन का टाइम होता है शायद, तो इसमें नोटिस देना पड़ता है फिर कि आपका जो है चेक इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से कैंसिल हो गया, फिर ये डिसऑनर हो गया है, तो आप मेरे को पेमेंट प्रोवाइड कराइए। अक्यूज्ड फेल टू पे, अक्यूज जो है 15 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं करता है तो फिर क्या कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए। 15 दिन एक्सपायर होने के बाद 30 दिन के अंदर कंप्लेंट फाइल हो, बिल्कुल सेक्शन 142 में। पनिशमेंट क्या है सेक्शन 138 में? इम्प्रिजनमेंट है 2 साल तक की, या फिर फाइन है अप टू ट्वाइस द चेक, चेक अमाउंट का फाइन है डबल, और बोथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी हो सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन क्या है इसकी? चेक ड्रॉन प्रेजेंटेड होना चाहिए विद इन 3 मंथ्स और ऑफ डेट ऑन चेक, चेक डिसऑनर्ड होना चाहिए बाय बैंक के द्वारा, रिटर्न करना चाहिए, मेमो इशू करता है बैंक इसमें, चेक नोटिस सेंड करना होता है। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर। अक्यूज्ड अगर 15 दिन में पेमेंट नहीं करता है, पहले तो कर देना चाहिए, नहीं करता है तो क्या होगा, कंप्लेंट कर देंगे आप 15 दिन एक्सपायर होने के बाद में, 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, विच कोर्ट है जुरिस्डिक्शन? तो वही होती है, मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होती है। पर चेक ड्रॉन है, प्रेजेंटेड डिसऑनर हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ वो कोर्ट जहां बैंक लोकेटेड है जिसमें चेक प्रेजेंट हुआ, उनकी जो जुरिस्डिक्शन में जो भी मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन में बैंक है, जिनकी जुरिस्डिक्शन में वहां पर चेक इशू हो जाता है, चेक सॉरी, चेक का जो केस है वो इशू किया जाता है, शुरू किया जाता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ट्राई करते हैं 138 की केसेस को। प्रिजम्पशन है, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि चेक डिस्चार्ज ऑफ डेट के लिए दिया गया था, मतलब कि जो लोन वगैरह था उसको निपटाने के लिए दिया गया था, लेकिन ये एक रिब्यूटेबल प्रेजेंशन है, मतलब कि ये रिब्यूटेबल की जा सकती है, इसके खिलाफ जो है अपने जो है डिफेंस देने के लिए अक्यूज को टाइम मिल जाता है और मौका मिल जाता है, और बर्डन ऑफ प्रूफ है जो अक्यूज पर शिफ्ट हो जाता है। इंटरिम कंपनसेशन मिलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, एग्जाम में पूछ लेते हैं इससे क्वेश्चन, पीवाईक्यूज भी इससे रिलेटेड है ऑलरेडी। ट्रायल के दौरान कोर्ट अक्यूज को इंटरिम कंपनसेशन पे करने के लिए ऑर्डर देती है। ठीक है, अमाउंट कितना होगा? अमाउंट हमारा मैक्सिमम 20% होता है इंटरिम कंपनसेशन का। पर्पज है कंप्लेंट को इमीडिएट रिलीफ, लॉन्ग ट्रायल वेट करना पड़ता था पहले, इसको निपटाने के लिए किया गया है।
अगर अक्यूज को एक्विट हो जाता है तो कंपनसेशन वापस मिल जाता है इंटरेस्ट के साथ में। अपीलेट कोर्ट का डिपॉजिट, अगर कोई अपील करता है केस के खिलाफ तो फिर 20% और फाइन कंपनसेशन डिपॉजिट करवाया जाता है। सेक्शन है हमारा अलाइड प्रोविजंस है जो कि इनसे इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना और इसको कॉपी वगैरह में लिख लेना। बाकी नोट्स अगर लेते हो तो आपको सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी नोट्स में। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट केसेस है, ये कई सारे केसेस है चेक बाउंस से रिलेटेड, देख लो एक बार। क्विक रिवीजन टेबल है हमारी, सारी चीजों की मैंने डेफिनेशन वगैरह डाल दी ताकि आप लोग को एकदम रिवीजन हो जाए तुरंत की तुरंत ही और कहीं भटकना ना पड़े। 148 अपील डिपॉजिट। अब हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे अपने, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके नाम बिना तो हमारा एक्ट रिवाइज ही नहीं होने वाला। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर अंदर कितने टाइप्स के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड है, तो वो 3 टाइप के हैं। प्रॉमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया और चेक हो गया। प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, तो वो सेक्शन 4 में है। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फंडामेंटल फर्क है, तो चेक हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉन होता है और डिमांड पर पेबल होता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, वो है हमारे सेक्शन 9 में। पार्शियल एंडोर्समेंट, चेक या एनआई के कुछ अमाउंट का एंडोर्समेंट वैलिड है, कब नहीं वॉइड है। चेक पर कितने डेज की ग्रेस पीरियड मिलती है, तो ये मिलेगी 0 डेज की, क्योंकि इस पे कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलती है। सेक्शन 138 एनआई एक्ट के अंदर चेक डिसऑनर का ऑफेंस कब कंप्लीट होता है, तो वो होता है जब 15 दिन की नोटिस पीरियड एक्सपायर हो जाए और अक्यूज ने पेमेंट नहीं की है तब। सेक्शन 138 के अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, तो सेक्शन 138 के अंदर 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट होती है और फाइन होता है, ठीक है। सेक्शन 139 एनआई एक्ट में क्या प्रिजम्पशन दिया गया है, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि चेक जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल डेट के लिए दिया गया था, मतलब कि कर्जा चुकाने के लिए दिया गया था, ठीक है। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का क्या इफेक्ट होता है चेक पर, तो ये इफेक्ट होता है ट्रांसफर को ट्रांसफर से बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है, इंडोर्सर अपनी लायबिलिटी डिस्क्लेम करता है, डिसऑनर पर वो लायबल नहीं है। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज की डिसऑनर पर क्या कंपलसरी है, तो वो हमारा बोथ नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। अब क्वेश्चन हमारा 13, सेक्शन 141 एक्ट के अंतर्गत अनुसार कंपनी के चेक बाउंस केस में कौन लायबल है, तो कंपनी खुद लायबल होगी और एवरी ऑफिसर इंचार्ज प्लस डायरेक्टर्स भी लायबल होंगे इस केस में। इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना, इंपॉर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स में इससे। सेक्शन 143 ए के अनुसार अंडर इंटरिम कंपनसेशन कितना दिला सकते हैं, तो 20% ऑफ चेक अमाउंट मिल सकता है। चेक की वैलिडिटी पीरियड स्टेलनेस कितनी होती है, तो वो होती है 3 मंथ्स की। सेक्शन 138 के अंदर डिमांड नोटिस चेक रिटर्न के कितने दिन के अंदर देना चाहिए, तो वो देना चाहिए 30 दिन के अंदर। कौन सा सेक्शन चेक बाउंस केसेस में समरी ट्रायल की प्रोविजन करता है, तो वो करता है हमारा सेक्शन 143। एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि जो चेक का जो एक केस आया था अभी जल्दी में रिसेंट में, क्या आप में से किसी को पता है, कमेंट में बताओ। इसमें पूरा का पूरा जो एक धारा 138 का जो प्रोविजंस है, कार्रवाइयां सारी की सारी चेंज कर दी गई, तो वो केस कौन सा है वो मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। अकोमोडेशन बिल क्या है, तो अकोमोडेशन बिल है बिना जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन के बनाया गया बिल, अकोमोडेशन बिल कहलाता है। ब्लैंक इंडोर्समेंट और स्पेशल इंडोर्समेंट में क्या फर्क है, ब्लैंक सिर्फ सिग्नेचर होता है, स्पेशल में पे का नाम और सिग्नेचर दोनों होते हैं। दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, ये बोला था जुरिडिक्शन सिर्फ वो कोर्ट जहां पर चेक डिसऑनर हुआ है, ड्रॉई बैंक के जुरिडिक्शन में। सेक्शन 118 एनआई एक्ट में क्या प्रिजम्पशन दिए गए हैं, कंसिडरेशन डेट इंडोर्समेंट एक्सेप्टेंस नोटिस सब प्रिज्यूम्ड वैलिड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ब्लैंक या इनकम्प्लीट एनआई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें होल्डर को फिल करने की इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है।
कौन सा सेक्शन चेक बाउंस केस में कंपाउंडिंग की परमिशन देता है? तो सेक्शन 147। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है चेक पर? स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है चेक पर? तो वो होता है हमारा स्पेसिफिक बैंक का नाम लाइंस में लिखा होता है, ठीक है। जैसे कि एक ये चेक हो गया, इधर स्पेशल क्रॉसिंग हो जाएगी, यहाँ पर उसने लिख दिया बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो ये स्पेशल क्रॉसिंग हो जाती है चेक में, और इसका मतलब होता है कि जो पेमेंट जो है वो उसी बैंक में जाएगा जिसका नाम लिखा हुआ है। सेक्शन 148 के अंदर अपीलेट कोर्ट अक्यूज को क्या डिपॉजिट करने को कह सकती है? तो वो कह सकती है मिनिमम 20% कंपनसेशन, सॉरी 20% जो है चेक का अमाउंट, और फाइन या फिर कंपनसेशन अवार्ड करने को कह सकती है, ठीक है। और ये हमारी क्विक रिवीजन टेबल है फाइनल रिवीजन के लिए। एग्जाम के नंबर, एग्जाम के कीवर्ड्स हैं, एग्जाम टिप्स हैं इस सब में, तो देख लेना। बाकी एक चीज और बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों को नोट्स मिल सकते हैं अगर आप लोग लेना चाहते हो तो गाइज ये लॉ कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन का बंडल बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको मिलने वाले हैं नोट सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज, और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको आईबीपीएस एसओ के लिए। ये फुल मॉक टेस्ट होंगे, 20 मिलेंगे आपको जुडिशरी के लिए। तो आपको ये सब चाहिए तो आपको बस 399 का पेमेंट करना है इस स्क्रीनशॉट पर, इसकी स्कैनर पर, या फिर इस नंबर पर करना है 8650072891 पर, और स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना है इसी नंबर पर। उसके बाद आपको 1 से 2 घंटे में सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।